हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका आपके फेवरेट डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइफस्मिथ पर। मैं हूं आनंद द्विवेदी, आपका सोशल साइंस एजुकेटर। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो चैप्टर शुरू किया था वो चैप्टर का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसके अंतर्गत हम लोगों ने पहला लेक्चर कंप्लीट किया है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने रिसोर्स के डेफिनेशन पढ़े और उसके कुछ क्लासिफिकेशंस पढ़े हुए हैं। आज हम लोग इससे आगे इस टॉपिक को बढ़ाते हैं, तो ध्यान से समझिए और किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो निसंदेह कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपना डाउट जरूर वहां लिखिए। आपके एक एक डाउट को सॉल्व किया जाएगा। आज जो हमारा टॉपिक शुरू होता है ये है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। यानी ओनरशिप के आधार पर रिसोर्स का मालिक कौन है, इसके आधार पर रिसोर्स के कितने प्रकार होते हैं, इसे हम यहां पर समझते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्स के जो क्लासिफिकेशन है वो टोटल 4 टाइप्स के हैं। 4 प्रकार के आपको रिसोर्स मिलते हैं। पहला जो टाइप है दैट इज इंडिविजुअल रिसोर्सेस। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा कोई भी रिसोर्स जो किसी एक व्यक्ति का या किसी एक समूह का हो, उस पर उसका निजी अधिकार हो, तो उसे हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहेंगे। इसके अंतर्गत प्राइवेटली ओन्ड जितने भी रिसोर्सेस होते हैं वे सभी इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे मेनी फार्मर्स ओन लैंड, बहुत सारे किसान हैं जिनकी अपनी जमीन है, उस पर वो खेती बाड़ी करते हैं। हमें एक चीज यहां कंफर्म करनी चाहिए कि जो कुछ भी जमीन किसानों के पास होता है, ऐसे सामान्य तौर पर बोलचाल में हम कहते हैं कि वो जमीन किसान का है, लेकिन रियलिटी में गवर्नमेंट के द्वारा यह प्रॉपर्टी किसानों को दी गई होती है। ध्यान रखिए, आपने अक्सर सुना होगा अपने पेरेंट्स से कि हम सरकार को रेंट पे करते हैं उस जमीन का जिस जमीन पर हम खेती बाड़ी करते हैं, या जिस जमीन पर हम लोग घर बनाकर रहते हैं, उन सब का हमें रेंट पे करना होता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये दी जाती है और इसके एवज में, इसके बदले में हम लोग गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे भी करते हैं। लेकिन क्या इसको तो हम नेशनल रिसोर्स कहेंगे? नहीं, क्योंकि ये इंडिविजुअली ओन्ड है, उसको इंडिविजुअल ही मैनेज कर रहा है, उसका बेनिफिशियरी भी इंडिविजुअल है, इसीलिए हम इसे इंडिविजुअल रिसोर्स की कैटेगरी में ही रखेंगे। तो यहां जो किसान खेती बाड़ी कर रहा है, इसकी जमीन, इसका हल बैल, इसका जो प्लाऊ है, ये सब कुछ इंडिविजुअल रिसोर्स के अंतर्गत आएगा। अर्बन एरिया में देखें तो अर्बन लोगों के पास अपना प्लॉट्स होता है, हाउसेज होते हैं, उनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, प्लांटेशन होता है। यानी जो कुछ भी आप इस तस्वीर में देख रहे हैं ये एग्जाम्पल है एक प्राइवेट प्रॉपर्टी का, जिसको हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। शहरों में जो कुछ भी आपका घर है या जो भी आपने फैक्ट्रियां लगा रखी हैं, कुछ भी ऐसी चीजें हैं, तो वह सब इंडिविजुअल रिसोर्स ही कहलाएगा। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप ऑफ रिसोर्स है वो है कम्युनिटी ओन रिसोर्स। कम्युनिटी ओन रिसोर्स को आप कम्युनिटी रिसोर्स भी कह सकते हैं। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, ऐसे रिसोर्स जिसका ओनरशिप, जिसका मैनेजमेंट और जिसका यूटिलाइजेशन पूरी कम्युनिटी करती हो, तो इसे हम कहते हैं कम्युनिटी रिसोर्स। नाउ देयर आर रिसोर्सेज व्हिच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। यानी किसी समुदाय के सारे लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहलाएगा कम्युनिटी रिसोर्स। लेट अस सी सम एग्जांपल। विलेज कॉमन्स, गांव में अक्सर आप देखते हैं कुछ खाली जमीन पड़ा होता है और उसका इस्तेमाल ग्रेजिंग ग्राउंड के रूप में होता है, मवेशियों को चराने के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, या फिर ब्यूरियल ग्राउंड के रूप में, बरियल ग्राउंड जहां लोगों को दफनाया जाता है, या शमशान घाट है। विलेज पॉन्ड्स है, गांव में कोई कुआं है, तालाब है, तो ये सभी आपको कम्युनिटी रिसोर्स के अंतर्गत आएगा। पब्लिक पार्क, पार्क में हम आप घूमने जाते हैं, तो ये भी पिकनिक स्पॉट्स है, ये कम्युनिटी रिसोर्स है। प्ले ग्राउंड्स है, ये सभी जो रिसोर्सेज हैं ये पूरे कम्युनिटी के यूज के लिए हैं। कम्युनिटी के सारे लोगों का बराबर इस पर अधिकार होता है, इसलिए इसे कम्युनिटी रिसोर्स या कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स कहा जाता है।
यहाँ पर विलेज पॉन्ड्स में आप देख रहे हैं बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। वैसे ही टेम्पल है या बरियल ग्राउंड है, तो दी आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स। तीसरा जो टाइप ऑफ रिसोर्स है वो है हमारा नेशनल रिसोर्स। देखिए, अगर हम टेक्निकली बात करें तो किसी देश के अंदर जितने भी रिसोर्स होते हैं वो सब नेशन का ही होता है, उस देश से ही वो बिलोंग करता है। ऑल रिसोर्सेस विच आर फाउंड इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ नेशन, तो टेक्निकली हम कहेंगे कि वो नेशन का ही रिसोर्स है। लेकिन सारे रिसोर्सेस को हम नेशनल रिसोर्स नहीं कहते हैं। किसको कहेंगे नेशनल रिसोर्स? द कंट्री हैज लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड्स। चलिए इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बहुत सारे रिसोर्स हैं जो नेशनल रिसोर्स के रूप में हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन यहां कहा गया है कि टेक्निकली हमारी अपनी जो इंडिविजुअल रिसोर्स है ना, वो भी विशेष परिस्थिति में गवर्नमेंट हमसे ले सकती है। यानी गवर्नमेंट का अधिकार उन सारे रिसोर्सेज पे होते हैं जो पॉलिटिकल बाउंड्री के अंतर्गत होते हैं। जैसे हमारी आपकी जमीन है, अगर सरकार को सड़क बनाना हो तो निसंदेह अगर सड़क के आगे हमारी जमीन आएगी तो सरकार वहां रास्ते को तो टेढ़ा तो नहीं करेगी ना, सिंपल सी बात है। ऐसे तो कोई अपनी जमीन देगा ही नहीं, फिर सड़कें नहीं बन पाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप डैम्स को लीजिए, अगर डैम्स बनाना है, लोग कहें हम जमीन नहीं देंगे, तो फिर सरकार डैम्स कैसे बना पाएगी? यानी सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा कहीं ना कहीं बाई लॉ इसे इंप्लीमेंट किया गया है कि अगर गवर्नमेंट को आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे इंडिविजुअल रिसोर्स को भी गवर्नमेंट ले सकती है। इसी की बात कही गई है कि हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी गवर्नमेंट के द्वारा ली जा सकती है। तो क्या हम लोग अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को नेशनल रिसोर्स कहेंगे? आंसर है नो। यानी हम अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को नेशनल रिसोर्स नहीं कहेंगे। तो किन किन चीजों को नेशनल रिसोर्स में रखा गया है? तो देखिए, ऐसे रिसोर्सेज जिसको गवर्नमेंट ओन करती है, मतलब गवर्नमेंट उसकी मालिक है, गवर्नमेंट ही उसमें इन्वेस्टमेंट करती है, गवर्नमेंट ही उसके बेनिफिट को लेती है और इसका इस्तेमाल एक देश के सारे नागरिकों के द्वारा किया जाता है। बहुत सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं और बहुत सारी सुविधाएं मिनिमम चार्ज लेकर के दी जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रोड्स हैं, रोड नेशनल रिसोर्स है, कैनाल्स, रेलवे, इन सब को कंस्ट्रक्ट गवर्नमेंट करती है, इन सब का इस्तेमाल हम सब करते हैं, लेकिन इसका मेंटेनेंस गवर्नमेंट के पास होता है। तो ऐसे रिसोर्स को हम नेशनल रिसोर्स कहेंगे। यहां आप देख रहे हैं रेलवे फुली नेशनल रिसोर्स है, एयरपोर्ट है, फुली नेशनल रिसोर्स है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेशनल रिसोर्स के संबंध में एक और जानकारी आपको यहां पे दी गई है, और वो क्या है? इन एडिशन टू मिनरल्स। देखिए, हमारे देश के अंदर जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं, चाहे वो हमारी आपकी जमीन ही क्यों ना हो, वहां पे अगर मिनरल्स निकलता है तो उस मिनरल्स पर हमारा आपका राइट नहीं होगा। राइट किसका होगा? तो वो नेशनल रिसोर्स कहलाएगा। हमारे देश की गवर्नमेंट की राइट वहां बनती है। वाटर रिसोर्स जो भी होते हैं, वाटर रिसोर्स नेशनल रिसोर्स है। फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, यानी हमारे देश की सीमा के अंदर जितनी जमीन है, वो सारी जमीनें, पूरे अंदर के जितने भी भूभाग आपको दिखाए गए हैं, ये सारे भूभाग जो हैं हमारे देश के नेशनल रिसोर्स के दायरे में आते हैं। इसके अलावा हमारे देश के पॉलिटिकल बाउंड्री से अंदर समुद्र में आप यहां देखें तो यहाँ पर एक विशेष इंडिकेशन मैप में दिखाया गया है। ये जो एरिया है यहां से लेकर के यहां तक, यानी ये 12 नॉटिकल माइल की दूरी होती है। 12 नॉटिकल माइल जिसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 22.2 किलोमीटर होता है। यानी हमारे देश के पॉलिटिकल बाउंड्री से समुद्र के अंदर 12 नॉटिकल माइल डिस्टेंस तक, यानी 22.2 किलोमीटर की दूरी तक वो हमारा नेशनल रिसोर्स ही होता है। आपको जानकारी होगी पहले से, जैसे मुंबई हाई जहां से हमें क्रूड ऑयल निकलता है तो वो समुद्र के अंदर ही है, इस क्षेत्र में वो आता है। तो ये समुद्र के अंदर भी 12 नॉटिकल माइल का जो इलाका है वो भी हमारे नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत ही आता है। चौथा टाइप देखते हैं, दैट इज इंटरनेशनल रिसोर्स। फोर्थ क्लासिफिकेशन जो है आपका वो है इंटरनेशनल रिसोर्स। नाम से ही स्पष्ट है, इंटरनेशनल
यानी ऐसे रिसोर्स जिसका ओनरशिप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है। कौन कौन से ऐसे रिसोर्स हैं? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, ओशनिक रिसोर्सेज, भास्ट ओशन है, समुद्र, तो समुद्र का जो एरिया होता है उसके अंदर जो रिसोर्स है, हमें याद रखना चाहिए दैट इज बियॉन्ड 200 किलोमीटर, यानी हमारे पॉलिटिकल बाउंड्री से 200 किलोमीटर के बाद अंदर का जो भास्ट स्ट्रेच होता है ओशन का, ये पूरे समुद्र का जो इलाका है, ये पूरा, ये सभी इंटरनेशनल रिसोर्स है। कहां से? 1200 किलोमीटर के बाद से। जो ये 1200 किलोमीटर का जो रेंज है, जिसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, टू ओपन ओशन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज, कोई भी इंडिविजुअल कंट्री इस समुद्र के अंदर के रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं कर सकता है। हाँ, अगर 200 किलोमीटर के अंदर वो इलाका आता है तो उस कंडीशन में कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, यूएन के द्वारा और उस देश के द्वारा आपसी समझौते के आधार पर डिसाइड होगा कि इस रिसोर्स का इस्तेमाल कौन कितने % करेगा। इस तरीके से हमने समझा 4 प्रकार का क्लासिफिकेशन। और अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन डेवलपमेंट एंड यूजेस, यानी रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ है और कैसे उसका इस्तेमाल समय के साथ साथ बदलता रहा है, इसको देखते हैं। रिसोर्सेज विच हैव बीन डेवलप्ड फुल्ली फॉर एक्चुअल यूज आर कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्सेज। देखिए, जिन रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम लोग अपने दैनिक जीवन में यूज करने के लिए करते हैं, वो सभी एक्चुअल रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं और इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। सो टेक्नोलॉजी अवेलेबल एंड सेकेंड इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है और उसमें लागत ऐसी है जिसको हम बेयर कर सकें, तो ये डिटरमाइन करता है कि एक्चुअल रिसोर्स का डेवलपमेंट कितना हो पाएगा। यानी डेवलपमेंट ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एज वेल एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आयरन बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, किसी भी देश के डेवलपमेंट के इंडेक्स के रूप में इसे देखा जाता है। तो आयरन जिस देश में अधिक है वह देश तेजी से तरक्की करता है, जिस देश में आयरन की कमी है और निसंदेह वहां डेवलपमेंट कम होता है। अब आयरन का इस्तेमाल हम बहुत सारी चीजों को बनाने में करते हैं, जैसे पार्ट्स मेड अप ऑफ आयरन आप देख रहे हैं, बहुत सारे मशीनरीज पार्ट्स यहाँ दिखाए गए हैं। तो इनका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जितना आता है इस पर डिपेंड करता है कि हम कितने इसको डेवलप कर पाए हैं। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है और निसंदेह उनकी जीडीपी ज़्यादा है, उनके जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो ज़्यादा है और कहीं ना कहीं वो बेटर डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री कहे जा सकते हैं। नाउ रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। When people enjoy higher standard of living, it is called economic development. Dear students, क्या मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का? कब हम कहेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो, यानी पहले से हम कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो, पहले से हमारा हेल्थ कंडीशन अच्छा हो, पहले से हम अधिक आसानी से अपना जीवन यापन कर रहे हो। तो ये सारी चीजें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आती हैं। हमारे पास सुविधाएं अधिक होनी चाहिए। कुल मिलाकर इन्हीं सभी चीजों को हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो मेन फीचर्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज आर, कौन कौन से देश डेवलप्ड हैं और डेवलप्ड हैं तो उनके फीचर्स क्या हैं, आइए इनको देख लेते हैं। पीपल एंजॉय मोर कंज्यूमर गुड्स। जिस देश में डेवलपमेंट ज्यादा होता है वहां के लोग ज्यादा गुड्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी वहां के लोगों का इनकम अगर बेहतर होगा तो बहुत सारे प्रकार की वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, हो सकता है उसके यहाँ टेलीविजन ना हो सकता है उसके पास कोई व्हीकल ना हो, उसके पास बाइक नहीं हो, उसके पास कार नहीं हो, क्योंकि वो गरीब है। लेकिन वहीं जब हम स्टैंडर्ड होते हैं, हमारी इनकम बढ़ते हैं, तो हमें इन तमाम चीजों की आवश्यकता पड़ती है और हम ये खरीदने लगते हैं, यानी कंज्यूमर गुड्स ज्यादा से ज्यादा यूज होता है। और क्या, जब हम
डेवलप करते हैं तो न्यूट्रिशन पर ख्याल रखते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी को बेहतर करते हैं, और क्या, लोगों का जो लाइफ है, जो लाइफ स्पैन, एवरेज लाइफ स्पैन, ये बढ़ जाता है, यानी लोग लंबे समय तक सरवाइव करते हैं, जो ये बताता है कि वह देश या वह एरिया ज्यादा डेवलप्ड है। नेक्स्ट फीचर में क्या हम देखते हैं, दे कंज्यूम मोर रिसोर्सेस, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि ज्यादा रिसोर्स को कंज्यूम करते हैं, इनके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होते हैं हाई होते हैं, और कैन इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर रिसोर्स, और तरह तरह के चीजों के डिमांड को भी ये इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती है वैसे वैसे नए नए गुड्स मार्केट में आते हैं और उनकी नीड एक तरह से जनरेट होती है और लोग उसे परचेज करते हैं। हमें एग्जाम्पल से हम इसे समझ सकते हैं। आप जानते हैं आज से 100 साल पहले कंप्यूटर हमारे एग्जिस्टेंस में नहीं था, आम लोग कंप्यूटर के बारे में जानते तक भी नहीं थे, लेकिन एक लंबे समय के बाद लोगों को यह रियलाइज हुआ कि कंप्यूटर हमारे जीवन को बेहतर कर सकता है, तो लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। इस तरह से नए नए इन्वेंशंस होते हैं और लोगों की जरूरतें बढ़ती हैं, लोग उसे परचेज करते हैं और इस तरह से रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ने लगते हैं। लेट अस सी अहेड। तीसरा फैक्टर है दे पॉसेस द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जो डेवलप कंट्रीज होते हैं ना, वे हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। एंड दे एक्सप्लॉइट देयर रिसोर्सेज फुली। और क्या, डेवलपमेंट का मतलब है कि हम रिसोर्स का इस्तेमाल पूरी तरह से करते हैं। देखिए, जैसे आज से हजारों साल पहले हम देखें, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक, जब हमारे पास लेटेस्ट मशीनरीज नहीं हुआ करते थे, तो उस समय फ्यूल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा हुआ करता था। आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो कम से कम फ्यूल में हम अधिक से अधिक दूरी का सफर कर लेते हैं। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये फ्यूल इफिशियंट मशीनरीज आते हैं, और जो देश जितना डेवलप होता है वो उतना ही ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, और उसके पास जो भी रिसोर्स होता है ना, उसको पूरी तरह से इस्तेमाल करता है, यानी उसको वेस्ट नहीं होने देता है। नाउ रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत चौथा फीचर, देयर प्रोडक्टिविटी पर आवर इज हायर। जो डेवलप कंट्री होते हैं उनकी पर आवर प्रोडक्टिविटी हायर होती है, यानी कम समय में वो टेक्नोलॉजी की सहायता से और बेहतर प्रोडक्टिविटी दे पाते हैं। डेवलपिंग नेशन की तुलना में डेवलप कंट्रीज में प्रोडक्टिविटी आसान होता है, फास्ट होता है और सस्ता भी होता है, कम खर्च उसमें आते हैं। 10 इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, और वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज। देखो, किसी भी देश में रिसोर्स होगा तो उसका डेवलपमेंट बेहतर तरीके से होगा। अगर रिसोर्स के साथ कोई देश है तेजी से डेवलप होगा, अगर किसी देश में रिसोर्स नहीं है तो निसंदेह उसके डेवलपमेंट पर इसका बुरा असर पड़ता है। तो रिसोर्स का अवेलेबल होना डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। दूसरा फैक्टर है द नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ पीपल लिविंग इन दीज रीजन्स। देखिए, उस एरिया में रहने वाले लोगों की जरूरत क्या है, लोगों की इच्छा क्या है, लोगों का लक्ष्य क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है कि कोई देश कितना आगे जाने वाला है। तो एस्पिरेशन का बहुत बड़ा महत्व है। तीसरा फैक्टर है स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी, यानी किसी देश में डेवलपमेंट का सबसे बड़ा इंडेक्स अगर हम देखें तो स्किल और टेक्नोलॉजी है। प्राय यहाँ के लोग जो होते हैं वो अधिक स्किल्ड होते हैं और यहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत आगे तक डेवलप हुई रहती है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमने पहले भी पढ़ा था कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टू इंश्योर हायर रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी फॉलोइंग मेथड्स हैव टू बी ऑब्जर्व्ड। देखिए, अगर कोई देश चाहता है कि प्रोडक्टिविटी फास्ट हो तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड इमेंसली। सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, मैनुअल वर्क पर कम फोकस करना चाहिए, एंड इफिशियंटली फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। जो भी हम काम करें वो इफिशियंटली हमें करना चाहिए टेक्नोलॉजी की सहायता से। नेक्स्ट है रिसोर्सेज शुड बी
कंजर्व्ड। देखिए हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं हम उन रिसोर्सेज को कंजर्व करें, ये जरूरी होता है हमारे डेवलपमेंट के लिए। इसी से हमारी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो सकती है। कंजर्वेशन मतलब बचाना, यानी हम रिसोर्स वेस्ट नहीं करें, हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम रिसोर्स में ज्यादा से ज्यादा हम बेनिफिट उठा सकें। सिंस पॉपुलेशन इज ह्यूमन रिसोर्स, देखिए पॉपुलेशन ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है और पॉपुलेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स के रूप में जाना जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन ही हर चीज का इस्तेमाल करता है। लेकिन हमें यह भी ख्याल रखना चाहिए कि जहां पर आबादी कम है, जिस देश में आबादी कम है, वहां पर पॉपुलेशन का अधिक होना जरूरी है, क्योंकि वहां पर बेहतर प्रोडक्टिविटी होगी। लेकिन वहीं अगर किसी देश में आबादी बहुत ज्यादा है तो उस कंडीशन में हमें इसे कंट्रोल करने की भी आवश्यकता होती है। सो इट्स विल बी कंट्रोल्ड। हमारे देश के संदर्भ में बात करें, इन इंडिया पॉपुलेशन नीड्स टू बी कंट्रोल्ड नाउअडेज, क्योंकि हमारी आबादी बहुत अधिक हो चुकी है। दुनिया में जितने भी देश हैं सबसे ज्यादा आबादी हमारी देश की है। और अगर हम बात करें, हमारे देश की आबादी के बराबर आबादी है चाइना की, लेकिन चाइना का एरिया भी बहुत ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स बिगर। यानी भारत के एरिया से लगभग 3 गुना बड़ा चाइना है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा पॉपुलेशन और उनके पॉपुलेशन दोनों में क्या डिफरेंस यहाँ देखने को मिल रहा है। वो 3 गुना बड़ा देश है, हम उससे 3 गुने छोटे हैं, फिर भी आबादी बड़ी है। तो निसंदेह पॉपुलेशन शुड बी कंट्रोल, पॉपुलेशन को नियंत्रित करना चाहिए। लेट अस सी अहेड। और क्या कर सकते हैं? लॉ एंड ऑर्डर इज इसेंशियल फॉर प्रोडक्टिविटी। देखिए लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था भी होनी चाहिए, तभी प्रोडक्टिविटी इंश्योर हो सकती है। मान लीजिए कोई ऐसा देश है जहां पर क्राइम बहुत अधिक है, तो कोई भी इन्वेस्टर वहां नहीं चाहेंगे कि आकर निवेश करें, कोई भी संस्थाएं वहां वर्क करना पसंद नहीं करेंगी। ओनली व्हेन देयर इज पीस पीपल फील फ्री टू कंसंट्रेट ऑन प्रोडक्शन। यानी जहां पर शांति होगी, जहां पर दंगे नहीं होंगे, जहां की कानून व्यवस्था बहुत सपोर्टिव होगी, वहां पर लोग शांतिपूर्ण ढंग से इन्वेस्टमेंट करेंगे और फिर वो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा मिलता है इससे। नेक्स्ट फैक्टर है वेरियस इंस्टीट्यूशंस शुड बी स्प्रेड नॉलेज। वेरियस इंस्टीट्यूशंस शुड स्प्रेड नॉलेज अबाउट इंक्रीज्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए कैसे हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, इसको कई सारी संस्थाओं के द्वारा प्रमोट किया जाना चाहिए। इसके लिए ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, नॉलेज इंपार्ट की जानी चाहिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयर होंगे और बेहतर ढंग से प्रोडक्टिविटी को इंश्योर करेंगे। फिफ्थ फैक्टर है इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए इंटरनेशनल ट्रेड दैट इज वेरी नेसेसरी। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है एक देश का दूसरे देशों के साथ व्यापार करना। तो जब हम दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे भी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीजमेंट होता है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन होता है। द लॉज ऑफ नेशन कंसर्निंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ऑल्सो हेल्प इन द प्रोडक्टिविटी। जब हम दूसरे देशों के साथ कनेक्ट होते हैं, दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आती है, हम उससे लाभान्वित होते हैं। हम खुद दूसरे देशों में जाकर व्यापार करते हैं, हमारे गुड्स जब बाहर बिकते हैं हमें एक बहुत बड़ा बाजार मिलता है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट का एक अच्छा मौका यहां पर जनरेट होता है। सिक्स फैक्टर देखें तो देयर इज मिनिमम वेस्टेज। देयर इज मिनिमम वेस्टेज यानी डेवलपमेंट का मतलब है कि हमारे रिसोर्स का वेस्टेज मिनिमम होना चाहिए, कम से कम नहीं हो सबसे अच्छा है। वेस्टेज नहीं होना चाहिए। पॉल्यूशन इज कंट्रोल्ड, यानी पॉल्यूशन की समस्या कंट्रोल होनी चाहिए। जहां पॉल्यूशन बहुत अधिक होगा निसंदेह वहां के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छी नहीं होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं होगी। एंड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी जो है वो हमेशा बढ़ती रहे, ये जरूरी होता है। तो हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके तहत हम हाई रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी सुनिश्चित कर सकते हैं। नाउ ह्यूमन मेड रिसोर्स, इसके पहले हमने जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब बात करते हैं मैन मेड रिसोर्स। मैन मेड रिसोर्स का मतलब क्या हुआ?
देखो, ऐसा कोई भी रिसोर्स जिसको हम इंसानों ने डेवलप किया है, बनाया है, हम इंसानों ने उसे लैब में इन्वेंट किया है, तो इसे कहा जाएगा मैन मेड रिसोर्स। तो दीज रिसोर्सेज आर बेसिकली दोज एक्ट्स ऑफ द प्रोडक्शन विच हैव बीन क्रिएटेड बाय द पीपल। ये याद रखना है, ये वैसे रिसोर्स हैं जिसको हम इंसानों ने क्रिएट किया हुआ है। इसे नेचर ने नहीं दिया, बल्कि हम लोगों ने नेचुरल सब्सटेंसेस को मॉडिफाई करके और उसे इन्वेंट किया है। नाउ टू यूटिलाइज द फिजिकल मटेरियल्स ऑफ द एनवायरमेंट, दस मशीन्स। अब मैन मेड रिसोर्स के एग्जाम्पल क्या क्या आप लिखेंगे? तो मशीन्स हैं, टूल्स हैं, हाउसेज हैं, बिल्डिंग्स हैं। ये सारी चीजें, जितने भी टूल्स और बिल्डिंग्स हैं, ये सभी क्या हैं? ये मैन मेड रिसोर्स हैं, क्योंकि हम इंसानों ने इन्हें बनाया है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है चेंजेस इन अमाउंट, कंपोजिशन, रेट ऑफ ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, जब हम इकोनॉमिकली डेवलप होते हैं तो क्या होता है? हमारे पास रिसोर्स ज्यादा होते हैं, अमाउंट ऑफ रिसोर्स बढ़ता है, कंपोजिशन होता है, तरह तरह के रिसोर्स कंपोज किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ग्रोथ जो होता है वो ज्यादा होता है, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से होता है, और रिसोर्स का कंजम्पशन भी इन कंपेरिजन टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हमें बेहतर रिसोर्स कंजम्पशन मिलता है। हम न्यूट्रिशन पे ख्याल रखते हैं, हर प्रकार की नीड के अनुसार हम वस्तुओं को यूज करते हैं। नाउ ग्रोथ ऑफ फिजिकल कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। फिजिकल कैपिटल, फॉर एग्जाम्पल इक्विपमेंट्स एंड बिल्डिंग्स used to produce other things contributes a great deal to productivity। देखिए, किसी भी देश में प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए जिन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरी होती है वो क्या है? तो निसंदेह फिजिकल कैपिटल और टेक्नोलॉजी। हमारे पास फिजिकल कैपिटल होनी चाहिए, पूंजी होनी चाहिए, इसके अलावा हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। जब ये चीजें मिलती हैं तो हम तरह तरह की चीजों को बनाते हैं, तरह तरह के रिसोर्सेज को हम जनरेट करते हैं। टेक्नोलॉजी द मेथड ऑफ डूइंग और मेकिंग समथिंग। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? मेथड ऑफ डूइंग और मेकिंग समथिंग। किसी चीज को हम कितने बेहतर ढंग से बना पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी कहलाता है। इट इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है एंड एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू द प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ में सबसे बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का होता है। अगर टेक्नोलॉजी हमारी अच्छी है तो निसंदेह हम काफी ज्यादा ग्रो करते हैं। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारे पास रिसोर्स भी होनी चाहिए, यानी रिसोर्स की अवेलेबिलिटी और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, ये दो फैक्टर होता है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इसी के आधार पर हम नए नए रिसोर्स बनाते हैं। नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ नेशन सच एज पंचायती राज। देखिए, रिसोर्स डेवलपमेंट में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का भी रोल होता है। देखिए, हर देश का रूल रेगुलेशन अलग अलग होता है। अगर नियम कायदे कानून अच्छे हैं तो निसंदेह वहां पर बढ़ावा मिलता है रिसोर्स डेवलपमेंट का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिया गया है पंचायती राज सिस्टम का ही, जो कि हमारे देश का एक इंस्टीट्यूशन है। सो सिस्टम इन इंडिया में also been considered as human made resource। तो हम लोग जो सिस्टम डेवलप करते हैं, हम लोगों ने जो लॉज बना रखे हैं, लॉज जो कानून हमने बना रखे हैं, ये कानून हमारे डेवलपमेंट में, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत लाभ पहुंचाते हैं। तो ये लॉज भी ह्यूमन मेड रिसोर्स है, यानी हम इंसानों के द्वारा डेवलप किया गया है। ये कंट्रीब्यूट करता है प्रोडक्टिविटी में। एनफोर्समेंट ऑफ रूल एंड लॉ एंड प्रॉपर्टी राइट्स रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी। जब नियम कानून बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं तो लोगों में कन्फ्लिक्ट्स नहीं होते। कन्फ्लिक्ट्स का मतलब विवाद, यानी लड़ाइयां नहीं होती। और जब लड़ाइयां नहीं होंगी तो लोगों का टाइम, लोगों का एनर्जी, ये सब कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ में खर्च होता है। तो
ये सारी चीजें हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, जो सिस्टम है, जो लॉ एंड ऑर्डर्स है, ये सब कुछ भी ह्यूमन मेड रिसोर्स के अंतर्गत आता है। इफ लॉ एंड ऑर्डर इज इंश्योर्ड बाय पुलिस एंड जुडिशियरी, निसंदेह लॉ एंड ऑर्डर को पुलिस और जुडिशियरी ही इंश्योर करती है। पुलिस अच्छा काम करे, हमारा कोर्ट अच्छा काम करे। पीपल फील फ्री टू मूव, लोग कहीं भी जा सकते हैं। अगर लोगों को ये बिल्कुल चिंता ना हो कि उनके साथ कोई रॉबरी हो सकती है, उनके साथ कुछ गलत हो सकता है, तो निसंदेह वो कहीं भी दूर दूर तक जा करके मूव कर सकते हैं, दूर दूर जा करके अपने बिजनेस को कैरी कर सकते हैं, यानी देर तक बिजनेस कर सकते हैं। नाइट टाइम में भी, नाइट टाइम का इस्तेमाल भी वो बिजनेस के लिए कर सकते हैं अगर ऐसा होता है तो निसंदेह इनका बहुत बड़ा रोल है, जुडिशियरी का बहुत बड़ा रोल है, हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। ह्यूमन रिसोर्स, अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स की। इसके पहले हम बात कर रहे थे ह्यूमन मेड रिसोर्स की। हम इंसानों ने क्या क्या बनाया है, क्या क्या डेवलप किया है। अब हम बात करते हैं, हम इंसान खुद एक रिसोर्स है। डियर स्टूडेंट्स, एवरीबडी, ह्यूमन बीइंग्स आर वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स। क्यों? क्योंकि हम इंसान ही हैं जो सारे काम करते हैं, सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, रिसोर्स को जनरेट भी करते हैं और रिसोर्सेज का कंजम्पशन भी हम लोग करते हैं। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स को सबसे बेहतर रिसोर्स माना जाता है। ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत क्या क्या आएगा? नंबर ऑफ पीपल, लोगों की संख्या कितनी है, यानी क्वांटिटी कितनी है। इसके बाद लोगों की एबिलिटीज, एबिलिटी के अंतर्गत मेंटल और फिजिकल दोनों आएगा। मतलब कोई व्यक्ति फिजिकली कितना फिट है, कहीं मेल नरिश तो नहीं है, मेंटली कितना फिट है, कहीं पागलपन तो उसमें नहीं है। तो मेंटली और फिजिकली फिट होना, ये जो एबिलिटीज हैं, ये ह्यूमन रिसोर्स बनाता है। यानी ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत लोगों की संख्या, लोगों की क्वालिटी, फिजिकल और मेंटल, ये लोगों का ये बहुत जरूरी होता है ह्यूमन रिसोर्स के लिए, अदरवाइज ह्यूमन बीइंग लायबिलिटी भी बन जाते हैं। कैसे इंसानों को हम बना सकते हैं रिसोर्स? रिसोर्स बनाने के लिए एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। आप सभी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, आपके पेरेंट्स इतने बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपके एजुकेशन पर। क्यों? आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको एक बेहतर रिसोर्स बनाना चाहते हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम आपको एक बेटर रिसोर्स बनाना चाहते हैं। तो बाय एजुकेशन पीपल आर मेड अ बेटर रिसोर्स। एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ का भी बहुत बड़ा महत्व है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो तो निसंदेह कोई भी संस्थाएं उन्हें जॉब पे रखना पसंद नहीं करेंगे। या कोई व्यक्ति अपना ही बिजनेस करता है, नो इशू, अगर अपना ही कोई बिजनेस करता है, लेकिन अगर वो हमेशा बीमार रहता है तो क्या वो बिजनेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो इसीलिए हेल्थ भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो एजुकेशन एंड हेल्थ, और काम करने में ट्रेनिंग, यानी जिस काम को करना है उस काम में स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट होता है ट्रेनिंग से, तो ये बहुत जरूरी है। तो एजुकेशन एंड हेल्थ मेक पीपल कम्पिटेंट, लोगों के अंदर जो क्वालिटी आती है इन्हीं से आती है, और इस तरह से दे आर डेवलप्ड एज बेटर रिसोर्स, वो और अच्छे रिसोर्स बन जाते हैं। तो आप लोगों को मन लगा करके पढ़ाई करनी चाहिए। जितने मन से आप पढ़ेंगे उतने बड़े रिसोर्स बनेंगे, और जितने बड़े रिसोर्स बनेंगे आपकी इनकम भी अच्छी होगी, सोसाइटी में आपका कंट्रीब्यूशन भी बेहतर होगा, समाज में आपको प्रतिष्ठा भी मिलती है। ह्यूमन रिसोर्सेज आर मोस्ट क्रूशियल, यानी ह्यूमन रिसोर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Why? Because health and education of the population contribute growth in productivity. अगर किसी देश के पीपल एजुकेटेड हैं, हेल्दी हैं, तो उस देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ग्रोथ होगा। रैपिड पॉपुलेशन, देखिए जनसंख्या का होना बहुत जरूरी है, लेकिन लिमिट से अधिक जनसंख्या का होना भी अच्छी बात नहीं है। तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ एक तरह से देश के लिए नुकसानदेह भी साबित होता है, तो उस कंडीशन में हमें इसे प्रोहिबिट करनी चाहिए।
पॉपुलेशन को रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए। भारत सरकार को भी चाहिए कि पॉपुलेशन पॉलिसी लाएं, क्योंकि हमारी आबादी भी पूरे विश्व में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। देखिए यहाँ कितना ओवर क्राउड यहाँ दिखाया गया है। नाउ यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स का यूज, हम लोग रिसोर्स के यूज कैसे करते हैं उससे संबंधित फैक्ट्स क्या है देखते हैं। डिमांड फॉर रिसोर्सेज वेरी, डिमांड फॉर रिसोर्सेज वेरी अमंग डिफरेंट रीजन्स एंड कंट्री। देखिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेज का डिमांड होता है, चाहे वो अलग देश हो, अलग राज्य हो, वहां के सोशल कंडीशन के आधार पर, लोगों के इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर अलग अलग डिमांड्स होते हैं। जो डेवलप कंट्रीज हैं वो ज्यादा रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं, और जो अंडर डेवलप्ड हैं, डेवलपिंग हैं, या जो देश पिछड़े हुए हैं वहां पर रिसोर्स का इस्तेमाल कम होता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पर डेली ऑयल कंजम्पशन का एग्जाम्पल दिया गया है। आप अगर देखते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स सबसे बड़ा कंज्यूमर है आपको ऑयल कंजम्पशन का, आप देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा पोजीशन जो जाता है यूरोपियन यूनियन को जाता है, फिर है चाइना। ये तीन जो देश हैं ये बहुत बड़े कंज्यूमर हैं ऑयल का, लेकिन वही बाकी जो देश है जैसे जापान, इंडिया, सऊदी अरबिया, जर्मनी, कनाडा, रशिया, साउथ कोरिया, इनकी तुलना में ये काफी कम तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो निसंदेह जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर रिसोर्सेज का इस्तेमाल ज्यादा होता है। नेक्स्ट इज with economic development the demand for resources increase faster than their population growth। जी हाँ, जैसे जैसे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, डिमांड फॉर रिसोर्स यानी तरह तरह के वस्तुओं का डिमांड बढ़ता है। जैसे अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम लोग बेसिक नीड को ही फुलफिल कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे देश का इनकम बढ़ता है हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं, हम स्पेस में और अपना अचीवमेंट बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हम नए नए क्षेत्रों में निवेश करते हैं, और इससे हमारा देश और तरक्की करता है। नेक्स्ट इज द राइजिंग डिमांड फॉर वेरियस रिसोर्स हैज कॉज्ड डिग्रेडेशन एंड डिप्लेशन ऑफ मेनी वैल्यूएबल रिसोर्सेस। ऑफ कोर्स चूंकि हम तेजी से डेवलप कर रहे हैं तो रिसोर्स का इस्तेमाल अधिक हो रहा है, और इसका एक बहुत बड़ा कंसेक्वेंसेस भी देखने को मिल रहा है, और वो है डिग्रेडेशन, रिसोर्स डिग्रेडेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें, हम कोल ही इस्तेमाल कर रहे हैं, कोयला हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तो घट रहा है ना। जितनी क्वांटिटी पहले थी क्या उतनी ही क्वांटिटी हमेशा बनी रहेगी? नहीं रहेगी ना। वैसे ही हम क्रूड ऑयल की बात करें, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं, कहीं ना कहीं उनकी क्वांटिटी तो घटती जा रही है, यानी ये डिग्रेड हो रहे हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है, जो कि बहुत वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इनका रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओवर यूज ऑफ सॉइल, अब देखिए बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ हम लोग सॉइल पर ओवर डिपेंडेंट हैं। आखिर अनाज कहां से उगाएंगे, और परिणाम क्या हो रहा है? देखिए ये जमीन सब इनफर्टाइल हो चुका है। इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। तो निसंदेह ये रिसोर्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर सॉइल फर्टाइल नहीं होंगे, हमारे पास जमीन ही नहीं होगा, तो आखिर हम खेती बाड़ी को कैसे कर पाएंगे, कैसे सरवाइव कर पाएंगे? तो निसंदेह ये बहुत बड़ा इशू है जिसको हमें सॉल्व करने की आवश्यकता है। Fourth point is widespread deforestation. What do you mean by deforestation? Excessive cutting down of trees. जब हम बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटते हैं तो उसे डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। किलिंग ऑफ बर्ड्स, बहुत सारे चिड़ियों को लोग मारते हैं अपने कंजम्पशन के लिए, अपने फूड के लिए। बहुत सारे एनिमल्स को भी लोग शिकार करते हैं एनिमल्स का। Now they all have endangered many plants and animal species. बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं जिनकी संख्या बहुत तेजी से कम हो रही है। इनकी संख्या बहुत कम हो रही है। बहुत सारे तो इंडेंजर्ड हैं, बहुत सारे एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं। जैसे आप एशियाटिक चीता को ही लीजिए,
बहुत पहले ही इंडिया में खत्म हो चुका है। आपको 1952 में ही इंडिया का जो चीता है, एशियाटिक चीता, वो खत्म हो चुका है। तो इसका परिणाम क्या होता है कि सम ऑफ देम हैव एक्सटिंक्ट और लॉस्ट फॉर एवर, यानी एक्सेसिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स की वजह से ये एक्सटिंक्ट मतलब समाप्त हो गए हैं, अब ये उपलब्ध नहीं होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम सबको ये जानना चाहिए कि हमारा सर्वाइवल तभी तक है जब तक हमारा इकोसिस्टम सर्वाइव कर रहा है। हमारे इकोसिस्टम में ये पेड़ पौधे जीव जंतुओं का बहुत बड़ा रोल है, इन्हें सफिशिएंट अमाउंट में रहना चाहिए। तो निसंदेह हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएं और एनिमल्स को नुकसान न पहुंचाएं। हम अननेसेसरी पोचिंग और किलिंग्स ऑफ एनिमल्स नहीं करें और इस पर रोक लगाई जाए, ये बहुत जरूरी है। फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड इट्स पीपल is linked with availability to the maintain and preserve the life support system that nature provides. नेचर ने हमें एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम दे रखा है। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, ये ऑक्सीजन कहां से आता है? ये पेड़ पौधे ही हमें ऑक्सीजन देते हैं। हमें पानी चाहिए, कहां से आता है? वाटर साइकिल से। ये पेड़ पौधों के सहयोग से ही वाटर साइकिल से हमें पानी मिलता है। ये हमारे जीव जंतु खाने पीने के तरह तरह के मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये सभी हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। हम हवा के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, हम भोजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, हम पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तो ये सारी चीजें जो हमें मिली हैं, ये हमें नेचर ने दे रखा है, इनका ये सभी हमारे जीवन से लिंक्ड है। अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर इंसानों का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन। जब डिफॉरेस्टेशन होगा तो निसंदेह हमें अच्छे क्वालिटी की हवा नहीं मिल पाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। देखिए हम मवेशी अगर मरते हैं तो निसंदेह हमारे इकोसिस्टम के बैलेंस को एक नुकसान पहुंचेगा और हम भी उससे प्रभावित होने वाले हैं। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारा जो वर्तमान का डेवलपमेंट है, ये क्या लंबे समय तक चलने के लायक है? एक चीज पे हम ध्यान दें। हमारा जो डेवलपमेंट है अभी वर्तमान का, वो पूरी तरह से फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट है। कहीं ना कहीं हम कोल और पेट्रोलियम पे डिपेंडेंट हैं। आज सड़कों पे चलने वाली जितनी गाड़ियां देखेंगे आप, उसमें मोस्टली तो क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल इसी पे ये चलते हैं। और हमें पता है कि आने वाले 50 वर्षों में ये क्रूड ऑयल खत्म होने वाला है। अमेरिका जैसे देशों में तो 10 से 15 साल के अंदर ही समाप्त हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। यानी ये जो डेवलपमेंट है ये सस्टेन करने वाला नहीं है। आने वाले कुछ वर्षों के बाद इनके डेवलपमेंट का जो प्रभाव है वो समाप्त होने लगेगा। यानी हमें जरूरत है अब ऐसे डेवलपमेंट की जो हमेशा के लिए रहे। लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किस डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल कहेंगे? देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट। यानी ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए जिससे हमारे नेचर को नुकसान नहीं पहुंचता हो। एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट, अभी जो वर्तमान का डेवलपमेंट है, शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यानी आज जो हमारा डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट फ्यूचर में भी रहना चाहिए, हमारे नेक्स्ट जनरेशन को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन आप सोच सकते हैं जितने पेट्रोल और डीजल पे चलने वाली गाड़ियां हैं, वो आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को नहीं मिलने वाली हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल रहेगा ही नहीं तो ये गाड़ियां नहीं चलेंगी। आज का जो डेवलपमेंट है, अब जैसे देखिए पेट्रोल डीजल का ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे हमारे नेचर को भी नुकसान पहुंच रहा है। यानी हम पॉल्यूशन भी क्रिएट कर रहे हैं और रिसोर्स को कहीं ना कहीं हम खत्म भी कर रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज के लिए बहुत जरूरी है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमने दो फैक्टर पढ़े। पहली चीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वह डेवलपमेंट है जिसमें नेचर को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और डेवलपमेंट का लाभ केवल प्रेजेंट जनरेशन तक न रहे, आने वाले जनरेशंस को भी उसका लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करेंगे? सो रेस्पेक्ट
एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। देखिए, हम लोग केवल अपना ख्याल ना रखें, बल्कि हमें अपने आसपास के परिवेश का भी ख्याल रखना चाहिए। हमें पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का, सभी का एक बराबर ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि अगर अगर ये अगर हमारे साथ नहीं रहेंगे तो निसंदेह हम पर इसका बुरा असर पड़ेगा। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कैसे हम लोग अपने लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए पेड़ पौधों और जीव जंतुओं पर डिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट है इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इंसानों का जीवन स्तर बढ़े। केवल हम अपने बारे में ना सोचें, पूरे समाज के बारे में सोचें। नेक्स्ट, कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। ऑफ कोर्स हमारे अर्थ पर जितने प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे और तरह तरह के रिसोर्सेस हैं, हमें उन सब को कंजर्व करना चाहिए, उन सब को बचाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं इन सभी पर हम लोग डिपेंडेंट हैं, तो इनका सुरक्षित रहना ये बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या कर सकते हैं, तो मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। यस, जो नेचुरल रिसोर्स हमारे पास है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम उसका इस्तेमाल करें। अधिक इस्तेमाल करेंगे तो देखिए क्या स्थिति यहां बन रही है। अधिक इस्तेमाल करने की वजह से पेड़ पौधे जो हैं वो काटे जा रहे हैं और बहुत बड़ा नुकसान यहां देखने को मिल रहा है। चेंज द पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट। जी हाँ, हमें अपने व्यक्तिगत एटीट्यूड पे नहीं रहना चाहिए, हमें पूरे एनवायरनमेंट का केयर करना चाहिए। एनवायरनमेंट अगर अच्छा रहेगा तो हमारी लाइफ की क्वालिटी अच्छी रहेगी। इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर एनवायरनमेंट। हमें कम्युनिटीज के लोगों को भी इनकरेज करना चाहिए, भाई आप लोग पेड़ बचाओ, आप लोग पेड़ लगाओ। ज्यादा से ज्यादा हमें कोशिश करना चाहिए कि एनवायरनमेंट को नुकसान न पहुंचे। नाउ सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे मिनिमाइज द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट बाय चेंज इन कंजम्पशन पैटर्न। जी हाँ, हमें अपने कंजम्पशन पैटर्न को चेंज करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, चिप्स कुरकुरे कहीं भी खाते हैं, उठाकर रैपर यहीं वहां फेंक देते हैं और इससे पॉल्यूशन फैलता है और निसंदेह ये एक हार्मफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, तो हमें ख्याल रखना चाहिए। इरेडिकेट पॉवर्टी। देखिए, गरीबी बहुत बड़ी समस्या है भारत की, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि गरीबी को हम खत्म करें। रिड्यूस गैप बिटवीन डेवलपिंग नेशंस। जी हाँ, बहुत सारे देश हैं जो बहुत अमीर हैं, बहुत सारे देश बहुत गरीब हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि दोनों के बीच का जो गैप है वो रिड्यूस हो। जो देश बहुत पीछे हैं उनको भी आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ थ्रू इंटरेक्शन अमॉन्ग द नेशंस। जी हाँ, सभी देशों को साथ आना चाहिए, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, बातें करनी चाहिए और गरीब देशों को भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मौका देनी चाहिए। और निसंदेह अगर यूएन जैसे जो संस्थाएं हैं वो अगर ऐसा करती हैं, सभी मिलकर ऐसा करते हैं, तो कुछ बेहतर हो सकता है। मेक एफर्ट्स टू यूटिलाइज एंड सस्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम रिन्यूएबल रिसोर्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो नॉन रिन्यूएबल है वो तो खत्म हो जाएंगे। तो यदि हम रिन्यूएबल रिसोर्स का इस्तेमाल अधिक करेंगे तो लंबे समय तक हम अपने डेवलपमेंट को सस्टेन कर सकते हैं। जैसे हम सोलर एनर्जी का ही इस्तेमाल अगर कर रहे हैं, तो विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो निसंदेह हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। एजुकेट कम्युनिटीज टू प्रोटेक्ट एंड केयर देयर ओन एनवायरनमेंट। हमें कम्युनिटीज को एजुकेट करना चाहिए कि वे लोग या हम सब कंजर्व करें, हम अपने कम्युनिटीज के माध्यम से एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो डाउट दैट लैंड, वाटर, प्लांट्स, these are renewable resources and can therefore be used forever। देखिए, बहुत सारे रिसोर्स हैं, रिन्यूएबल हैं, लंबे समय तक इस्तेमाल होंगे। जैसे लैंड है, वाटर है, प्लांट्स है, ये रिन्यू होता रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा। यदि हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, इनका अपना एक रेट होता है फॉर्मेशन का,
पेड़ पौधे उगते हैं तो ऐसा नहीं है कि आज प्लांट लगाएंगे और कल ही बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा, उसमें वक्त लगता है डेवलप होने में। तो इस तरह से जो वो डेवलप होगा, टाइम लग रहा है, लेकिन उससे भी तेज रफ्तार से अगर हम पेड़ों को काट रहे हैं तो क्या होगा, पेड़ तो खत्म हो जाएगा ना एक दिन। इसलिए हमें इसका ख्याल रखना पड़ेगा। ओवर अगेन फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स बट देयर इज लिमिट फॉर एवरीथिंग। इसी लिमिट की मैं बात कर रहा था, हर चीज की लिमिट होती है। जिस रफ्तार से ग्रो हो रहा है हमको उससे कम रफ्तार से उसे काटना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इफ दे आर यूज्ड अनवाइजली, अगर हम बिना सोचे समझे इस्तेमाल करेंगे फिर क्या होगा, देयर कैन बी लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं। पेड़ के अभाव में ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो सकता है, खेती बाड़ी अगर प्रभावित होती है लैंड डिग्रेडेशन से तो हमें अनाज का प्रॉब्लम हो सकता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन का प्रॉब्लम हो सकता है। सो लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर व्हिच वी नीड टू फेस इफ वी आर नॉट एबल टू कंजर्व आवर एनवायरनमेंट। अगर हम अपने एनवायरनमेंट को नहीं बचाते हैं तो डिफॉरेस्टेशन और इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों के काटना, इससे क्या हो सकता है, फ्लड आएगा। पेड़ अगर नहीं रहेंगे फ्लड अधिक आएगा। और क्या, सॉइल इरोजन होंगे, और सिल्टिंग अप रिवर चैनल्स, फिर क्या होगा, नदियां बहती हैं, सॉइल इरोजन होता है, नदियों के जो बॉटम्स होते हैं, नदियों के पेंदी में सिल्ट जमा होने लगता है और उसकी वजह से बाढ़ की समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो डिफॉरेस्टेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है हम लोगों के लिए, निसंदेह हमें इसको कम करना चाहिए, पेड़ अधिक लगाने चाहिए। द नीड फॉर कंजर्विंग आवर मिनरल वेल्थ इज स्टिल ग्रेटर। हमारे मिनरल्स की बात करते हैं, जो मिनरल्स हमारे पास मौजूद हैं उनको हमें कंजर्व करना चाहिए, कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। जो रिसाइकलेबल हैं उन्हें हमें बार बार रिसाइकल करना चाहिए ताकि लंबे समय तक हम लोग उसको यूज कर सकें। तो मिनरल रिसोर्सेज आर नॉट रिन्यूएबल। जी हाँ, जो मिनरल रिसोर्स होते हैं, कोयला है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, ये क्या है, ये रिन्यूएबल नहीं है, मतलब वन टाइम यूज ही इनका हम लोग कर सकते हैं, तो इनको बचाना बहुत जरूरी है। आवर सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस आर बेस्ड ऑन आवर मिनरल रिसोर्सेज। If they get exhausted, there is very likely to fear that whole artifact of civilization will be crumbled. Of course, अगर ये नेचुरल जो रिसोर्स हैं जैसे मिनरल्स हैं या पेड़ पौधे हैं, अगर ये सब खत्म होते हैं तो निसंदेह इनका एग्जॉस्ट होना हमारे लिए बहुत बड़ा मुसीबत बन सकता है, मानव जाति के एग्जिस्टेंस पर भी ये बन सकता है। So mineral resources cannot last long in the modern industrialization age. The rate of their mining and use in the more industrialized countries is very high. क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो मिनरल रिसोर्स हैं जैसे कोयला है, ये दोबारा फिर नहीं बन सकता है, इसको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है। और जो देश बहुत ज्यादा इंडस्ट्री वाले हैं वो इनका कंजम्पशन बहुत अधिक कर रहे हैं। सो हमें निसंदेह इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा इनका इस्तेमाल ना हो, एंड एट द सेम टाइम वी शुड ट्राई टू डिस्कवर फाइंड आउट सम नॉन रिन्यूएबल, वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ फ्यूल्स। हमें ऐसे सोर्स ढूंढना चाहिए जो रिन्यूएबल हो, मतलब वो कभी खत्म ना हो। तो हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरी तरह से कवर कर लिया है। उम्मीद है कि आप सबको यह चैप्टर बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट अगर आपको है तो उस डाउट को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके हर एक क्वेश्चन का हम लोग आंसर देंगे। उम्मीद है कि आपने इस चैप्टर को बिल्कुल सही ढंग से समझ ही लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू, बाय।